जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं एक अलग टॉपिक जिसका नाम है कि जो महाराष्ट्र के अंदर एक संस्कृति, जो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ पर एक संस्कृति का विकास होता है जो ताम्रपाषाण कालीन एक संस्कृति थी जिसका नाम है जरेवा संस्कृति। जरेवा संस्कृति जो कि एक महाराष्ट्र की एक संस्कृति थी जिसका बारे में हम देखेंगे। जरेवा संस्कृति का इसका उत्थान कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, फिर यहाँ पर घर कैसे था, यहाँ पर अनाज ये क्या कृषि की जाती थी, किस किस की जाती थी, यहाँ पर और क्या क्या हमको साक्ष्य मिले हैं, साथ ही यहाँ पर कौन कौन से पशु पालन किया जाता था। क्या जरेवा संस्कृति जो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र के अंदर एक ताम्रपाषाण संस्कृति थी, उसको इतिहासकार ने कहा जरेवा संस्कृति। आज हम इसके अंदर इस जरेवा संस्कृति के बारे में संपूर्ण देखने वाले हैं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर 20 है ना। इसके अंदर जो हमने प्राचीन भारत की संस्कृतियाँ देख रहे थे, इससे पहले हमने जो देखी थी संस्कृति वो मालवा की संस्कृति थी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जरेवा संस्कृति, ये संस्कृति का पार्ट नंबर 3 है। तो आइए बढ़ते हैं। हमारा जो कम समय में अधिक जानकारी देने का जो हमारा लक्ष्य है उससे के अनुरूप कार्य करते हैं। तो इसी के अंदर हम देखते हैं जरेवा संस्कृति। अब ये जरेवा संस्कृति है ना, जो कि हमारा भारत का एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र है ना, इस महाराष्ट्र के अंदर अनेक स्थानों पर जैसे कि नासिक, जोरवे और दायमाबाद, साथ ही चंदेली, ये महाराष्ट्र के कुछ स्थान है। इन महाराष्ट्र के स्थानों पर जब इतिहासकारों ने खुदाई की तो इतिहासकारों को इन स्थानों पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले, साक्ष्य मिले। महाराष्ट्र के अंदर इन स्थानों पर हमारे इतिहासकारों ने जैसे यहाँ पर उत्खनन किया या कहें कि खुदाई की, तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी, जो ताम्रपाषाण काल के हमको साक्ष्य मिले हमारे इतिहासकारों को। जब जैसे हमको साक्ष्य मिले इतिहासकारों ने, तो इन इतिहासकारों ने उन साक्ष्यों के आधार पर हमको बहुत कुछ जानकारी दी। तो उन्हीं जानकारी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि जो हमको जरेवा संस्कृति के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर थी, इसके अंदर जो प्रमुख स्थल था या कहें कि प्रमुख जो क्षेत्र था या कहें कि जो प्रमुख इस सभ्यता का जो केंद्र था या स्थल था, वो स्थल था दैमाबाद। अब ये महाराष्ट्र के अंदर है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर है। अब इस स्थल पर जैसे इतिहासकारों ने खुदाई की तो इतिहासकारों ने यहाँ पर बहुत कुछ साक्ष्य मिले, या कहें कि जो सबसे अधिक हमको साक्ष्य मिले हैं वो हमारे दैमाबाद है। तो अब जैसे इतिहासकारों ने खुदाई की तो इतिहासकारों ने दैमाबाद की जैसे ही खुदाई की तो इतिहासकारों को अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, है ना, जिसको इतिहासकारों ने कहा आरंभिक कालखंड। जैसे इतिहासकारों ने दैमाबाद की खुदाई की तो जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पुराना कालखंड था, उसको इतिहासकारों ने कहा कि ये कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हमारे इतिहासकारों ने कहा कि इस दैमाबाद के अंदर जो सभ्यता थी, जिसका जो आरंभिक जो सभ्यता थी, वो आरंभिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित थी, या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से उसके आसपास की थी। अब जैसे ही जो प्रारंभिक कालखंड की जो सभ्यता थी वो समाप्त होती है, तो जैसे ही इस दैमाबाद पर दूसरा कालखंड आता है, कहने का मतलब है दूसरी सभ्यता का विकास होता है। जैसे ये पहली सभ्यता जाती है यहाँ पर, फिर दूसरी सभ्यता आती है, जिसे कहा इतिहासकारों ने दूसरा कालखंड। दैमाबाद पर दूसरा कालखंड, जैसे ही दूसरा कालखंड आता है तो यहाँ पर जो संस्कृति उत्पन्न होती है, या कहें कि जिस संस्कृति का विकास होता है दैमाबाद पर दूसरे कालखंड में, तो ये संस्कृति जो आहड़ संस्कृति थी, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके में जो आहड़ संस्कृति थी, ये दूसरे कालखंड में ये दैमाबादी की जो संस्कृति उत्पन्न हुई वो आहड़ संस्कृति से संबंधित थी। आहड़ संस्कृति से
संबंधित थी। आर्य संस्कृति राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी इलाका था यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, इससे संबंधित थी। फिर जैसे ही आर्य संस्कृति समाप्त होती है, या कहें कि जैसे ही दूसरा कालखंड बीतता है, जैसे ही दूसरा कालखंड बीतता है तो हमारे इतिहासकारों को कुछ साक्ष्य मिले। उस साक्ष्य के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि अब तीसरा कालखंड आरंभ हो जाता है, तीसरा कालखंड आरंभ हो जाता है। जैसे ही इस देमाबाद स्थान पर तीसरा कालखंड आरंभ होता है तो तीसरे कालखंड में भी यहाँ पर एक संस्कृति का विकास होता है, एक संस्कृति विकास होता है। अब ये तीसरा कालखंड के अंदर जो संस्कृति विकास होती है उसको इतिहासकारों ने कहा कि ये संस्कृति मालवा संस्कृति से संबंधित थी। अब ये मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा का पठार है यहाँ पर उत्पन्न होती है ना। और फिर जैसे ही तीसरा कालखंड समाप्त होता है तो चौथा कालखंड आता है। तीसरा कालखंड समाप्त हुआ तो चौथा कालखंड आया, इस देमाबाद स्थान पर चौथा कालखंड आया। अब ये जो चौथा कालखंड आता है, जैसे ही तीसरा कालखंड चला जाता है तो चौथा कालखंड आता है। जैसे चौथा कालखंड आता है तो यहाँ पर एक संस्कृति का विकास होता है, एक संस्कृति का विकास होता है। तो उस संस्कृति को हमारे इतिहासकारों ने कहा कि यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है ना, जिसको इतिहासकारों ने कहा कि ये संस्कृति का नाम इतिहासकारों ने रखा जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। यानी कहने का मतलब यह है कि एक स्थान है जिसका नाम है दायमाबाद। इस दायमाबाद पर चार कालक्रम इतिहासकारों ने चार कालक्रम डिसाइड किए। उस डिसाइड के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि पहले तो ये सबसे आरंभ यहाँ पर संस्कृति उत्पन्न होती है, वह संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। फिर दूसरी संस्कृति उत्पन्न होती है जो कि आर्य संस्कृति से संबंधित थी। और फिर तीसरी संस्कृति उत्पन्न होती है इसी स्थान पर, वो मालवा संस्कृति से संबंधित थी। जैसे ही तीसरी संस्कृति का पतन होता है तो फिर यहीं एक चौथी संस्कृति का उत्पन्न होता है, यही दायमाबाद पर। वो संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे एक अलग नाम दिया, जिसको नाम दिया इतिहासकारों ने जरेवा संस्कृति, जरेवा संस्कृति। तो जरेवा संस्कृति जो कि दायमाबाद, वहाँ पर जो मिले अवशेष उनके आधार पर इतिहासकारों ने कहा। तो अब हम इसके अंदर जरेवा जो संस्कृति है महाराष्ट्र के अंदर जो जरेवा संस्कृति है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो जरेवा संस्कृति है, इस जरेवा संस्कृति का कालखंड या कहें कि समय अवधि क्या है। तो ये जरेवा संस्कृति है, इस जरेवा संस्कृति जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है, जिसका नाम है ठणे। क्या? ठेठ एक स्थान का नाम है ना, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर जो कि एक बड़ा स्थान है, वहां पर इस संस्कृति का फैलती है या कहें कि इसका उत्पन्न होता है, इसका विकास होता है। तो ये जो जरेवा संस्कृति है, ये जरेवा संस्कृति जो कि 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ये रहती है। यानी कि 1400 ईस्वी पूर्व में जरेवा संस्कृति का उत्थान होता है या कहें कि ये उत्पत्ति होती है, और 1000 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये विखंडन की ओर चली जाती है। यानी कि इसका कालक्रम है 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब हम बात करें कि जो जरेवा संस्कृति है, ये जरेवा संस्कृति के अंदर तांबे का उपयोग किया जाता था, तांबे का खूब उपयोग किया जाता था इस जरेवा संस्कृति के अंदर। अब इतिहासकारों को जैसे ये संस्कृति के लोग तांबे का प्रयोग करते थे तो उनसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हमारे इतिहासकारों को यहाँ पर जरेवा संस्कृति में तांबे के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों में हमारे इतिहासकारों को मिली है चूड़ियाँ, हाथों में पहनने की चूड़ियाँ मिली है तांबे की, और मिले हैं मनके, तांबे के बने हुए मनके भी मिले हैं। साथ ही जो फलक होते हैं वो भी तांबे के मिले हैं। जो छेनियाँ, किसी की कहें काटने के लिए जो छेनियाँ होती है, छेनियाँ भी यहाँ पर तांबे की मिली है। और कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर तांबे की मिली है। और छोटे छोटे बर्तन भी यहाँ पर तांबे का मिले हैं जरेवा संस्कृति में। हमारे इतिहासकारों को ये साक्ष्य मिले हैं या कहें ये साक्ष्य हमारे इतिहासकारों को तांबे के मिले हैं। फिर जैसे ही बात करें कि जरेवा संस्कृति जो कि महाराष्ट्र के अंदर थी, तो यहाँ पर इस संस्कृति के लोग कुछ पशुओं को भी पालतू बना लिए थे।
कुछ पशुओं को भी पाला जाता था, या कहें कि कुछ पशुओं को अपना पालतू पशु बना लिए थे, है ना। जैसे कि हमारे इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं, हमारे इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं, कह सकते हैं हड्डियाँ मिली होगी या कुछ और मिला होगा। उनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जो ये जरेवा संस्कृति है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो जरेवा संस्कृति है, यहाँ के लोग पशुओं को पालतू बनाया, पशुओं को पालतू बनाए। उनमें थी गाय को पालतू बनाए, बैल को पालतू बनाए, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा, इनको जरेवा संस्कृति के लोगों ने पालतू बनाया। ऐसे हमारे इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने बताया कि भाई ये यहाँ पर पाले जाते थे। फिर बात करें कि जो जरेवा संस्कृति है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हमको मिली है, तो वहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो हमारे इतिहासकारों ने जैसे ही खुदाई की तो वहाँ पर हमारे इतिहासकारों को कुछ अवशेष मिले। उन अवशेषों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने डिसाइड किया, या कहीं कि निर्णय लिया कि घर किस प्रकार के थे। तो इतिहासकारों ने हमें बताया कि जो जरेवा संस्कृति थी, इस जरेवा संस्कृति के अंदर घर थे। अब एक घर है ना, जो कि वर्गाकार थे, वर्गाकार यानी कि चारों तरफ बराबर, आयताकार थे, है ना, और वर्ताकार थे। यानी कि जरेवा संस्कृति के अंदर जो हमारे इतिहासकारों को घर मिले हैं अवशेषों के रूप में, वो वर्गाकार, आयताकार और वर्ताकार थे। अब हम बात करें कि जो घर मिले हैं हमको, इन घरों की दीवार कैसी होती थी, घरों की दीवार किस प्रकार बनाई जाती थी। तो ये घरों की जो दीवार होती थी, ये घरों की दीवार मिट्टी और गारे, यानी कि मिट्टी से बनाई जाती थी। मिट्टी का जो गारा होता है, उस मिट्टी के गारे से दीवारें बनाई जाती थी। कह सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के घर हमको मिले हैं, मिट्टी और गारे की दीवारें बनाई गई। अब जो हमको जो घर मिले, इन घरों के ऊपर छत भी थी। तो छत किस प्रकार बनाई जाती थी। तो हमारे इतिहासकारों ने कहा, साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ की जो छत है ना, जो कि एक फूस से, यानी कि जो घास फूस से बनाई जाती थी, उसके ऊपर गारे से ढक दिया जाता था। यानी कि ऊपर मिट्टी का जो गारा होता है उससे उसको ढक दिया जाता था, नीचे कुछ रखकर, जैसे कि फूस वगैरह रखकर इसको ढक दिया जाता था। अब हमारे इतिहासकारों ने को जो साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि भाई जो ये जरेवा संस्कृति है, इस जरेवा संस्कृति में हमें अब तक सबसे बड़ा घर है ना जो मिला है, सबसे बड़ा घर मिला है, वो घर है 45x20, यानी कि 45 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा हो सकता है। लगभग हमारे इतिहासकारों ने ऐसा हमको बताया। अब इतिहासकारों ने हमको ये भी बताया कि जरेवा जो संस्कृति है, यहाँ पर अनाज भी बोया जाता था। तो अनाज किस प्रकार का उपलब्ध है, कौन से यहाँ पर हमको अनाज के साक्ष्य मिले हमारे इतिहासकारों को। तो हमारे इतिहासकारों ने साक्ष्य के आधार पर बताया कि जरेवा जो संस्कृति है, इस जरेवा संस्कृति पर कुछ हमको साक्ष्य मिले अनाजों के। जैसे कि साक्ष्यों में जौ के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले, मसूर के साक्ष्य मिले, मटर और चावल, इन सभी के साक्ष्य हमें जरेवा संस्कृति के अंदर मिले हैं। फिर बात करें कि जो जरेवा संस्कृति है, इस जरेवा संस्कृति में झुलसी हुई जो बेर होते हैं, उन बेरों की गुठलियाँ भी मिली है जरेवा संस्कृति में। अब इनके अलावे भी हमारे इतिहासकारों को जो महाराष्ट्र, जो भारत का राज्य है, यहाँ की जो जरेवा संस्कृति है, यहाँ पर हमको और कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे कि जो हल्के रत्न होते हैं, उन हल्के रत्नों के जो मनके भी जरेवा संस्कृति के हमारे इतिहासकारों को मिले हैं। इसके अलावा मर मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ भी हमारे इतिहासकारों को इस जरेवा संस्कृति में मिली है। अब ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मातृ देवी की थी। उस समय की जो मातृ देवी थी जरेवा के अंदर, उस मातृ देवी की मूर्तियाँ हमको मिट्टी की बनी हुई मिलती है। साथ ही हमको एक ऐसी मूर्ति भी मिली है, हमको एक मिट्टी से बनी हुई एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जो कि आदि तो मातृ देवी की थी। आदि एक तरफ से तो मातृ देवी, जो कि जरेवा संस्कृति के अंदर जो मातृ देवी थी, उस मातृ देवी की थी, और एक तरफ जो सांड होते हैं, उस सांड की मूर्ति थी। यानी कि मातृ देवी, आदि मातृ देवी और आदि सांड की मूर्ति जुड़ी हुई थी, ऐसी मिट्टी की बनी हुई थी। ये हमको साक्ष्य मिले।
फिर बात करें कि हमको एक प्रकार का साक्ष्य और मिला है इस जरेवा संस्कृति के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर सावधान, सावधान यानी कि शव को दफनाने की जगह, इसको हम कह सकते हैं सावधान, शव को दफनाने की जगह। तो हमको यहाँ पर जो जरेवा संस्कृति है यहाँ पर सावधान भी मिले। अब ये सावधान किस प्रकार के थे कि जो हड्डियाँ होती है, या कहें कि जो हड्डियाँ होती थी उसको एक मटके या कहें कि एक कलश में भर दिया जाता था, और कलश में हड्डियों को, अवशेषों को, जो हड्डियों के अवशेष थे उनको भरकर जो मकान होता था, जो घर होता था, उस घर की जो आंगन होता था, जो जिसके हम फर्श कहते हैं, आंगन को हम फर्श कहते हैं, उस आंगन में या कहें कि उस फर्श पर, घर की फर्श पर जो ये कलश था जिसके अंदर हड्डियाँ थी, जो किसी मानव की थी, है ना, इन हड्डियों को इन कलश में भरकर अपने घर के जो आंगन था उनके अंदर दफन कर दिया जाता था। तो यहाँ पर हमको जो जरेवा संस्कृति है महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पर कलश सावधान भी मिले हैं, कलश सावधान भी मिले हैं, यानी कलश के अंदर जो वो होता है हड्डियाँ वगैरह उनको दफना दिया जाता था अपने आंगन में। तो यहाँ पर हमने बहुत कम समय में बहुत कुछ जानकारी देने का प्रयास किया, शायद आपके समझ में आया होगा। अब इनके अलावा जो हमने यहाँ पर बताया तो ये संभव नहीं है कि सब कुछ बता दें, इसलिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर देखोगे तो इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमारी जो इसका पार्ट नंबर 4 आएगा, इसके अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर और जो संस्कृतियाँ थी जिनका विकास हुआ उनके बारे में देखेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।